Hello students. So today I am going to discuss about the financial analysis. So what do you mean by financial analysis? फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, इसका मतलब है कि जब हम कंपनी की वीकनेस ढूंढनी हो या कंपनी की स्ट्रेंथ देखनी हो, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो। फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि कंपनी क्या पे कर पा रही है अपने क्रेडिटर्स को, जिनको उसने पे करना है, क्या वो पे कर पा रही है, कोई लॉसेस वगैरह में तो नहीं जा रही, अनेबल तो नहीं है पे करने में। तो इस चीज़ में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कंपनी का। सो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ, एंड वीकनेस ऑफ द फर्म, कंपनी की वीकनेस क्या है, बाय प्रॉपरली इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल एनालिसिस किस चीज़ों से होगा, दो चीज़ों से होगा, बैलेंस शीट एज वेल एज पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताए होते हैं कि कंपनी के पूरे साल के एनुअली जो है कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं और लॉसेस कितने हैं। ऑलराइट। सो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में बताया होता है कि कंपनी की एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज़ कितनी है। सो ये दोनों क्या है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको देख के हमने कंपनी की पोजीशन के बारे में एनालाइज करना है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस। सो अगर हम बात करें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कौन है, किन किन लोगों को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन हैं, एक तो हो गए ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने पे जिनको कंपनी ने पैसे अभी पे करने हैं, जैसे उनसे एक सामान कोई लिया है बट उन्हें अभी पेमेंट नहीं मिली, तो फिर उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी ज़रूरी होती है। उनको देखना पड़ता है बैलेंस शीट वगैरह या नेट प्रॉफिट वगैरह, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या कंपनी की इस पोजीशन में है कि हमें पेमेंट कर सके या नहीं है। अगर नहीं है देन फिर वो आगे क्रेडिटर नहीं देंगे उन्हें फ्री में सामान, मतलब ऑन क्रेडिट सामान जो है उन्हें वो क्रेडिट में नहीं देंगे, मतलब एज ए उन्हें ये नहीं कहेंगे कि, उन्हें कहेंगे इमीडिएट हमें पेमेंट करो अगर कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। तो फिर इसलिए उन्हें मतलब कि टाइम पीरियड नहीं देंगे रुकने के लिए, कि क्रेडिट पीरियड नहीं देंगे। ठीक है। अगर हम बात करें सप्लायर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जिन्होंने हमें लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर जो लोन दिया हुआ है, उनको उनके लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने देखना है कि क्या कंपनी जो हमसे लोन लिया हुआ है क्या वो पे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन हो गए, जैसे जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए कंपनी के, उनके लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन आ गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इनके लिए भी जाना ज़रूरी, क्या कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर रही है, इंक्रीज़ हो रही परफॉर्मेंस उसकी कि नहीं हो रही। ठीक है। तो ये थे हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम नीड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनानी पड़ रही है, क्यों हम पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, कंपनी क्यों बनाएगी, क्यों बनाएगी, टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्या कंपनी पे कर पा रही है क्रेडिटर्स को, क्या कंपनी के प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। नेक्स्ट है टू नो द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब कि क्या वो डे टू डे जो काम कर रही है कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, क्या वो एफिशिएंटली बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अब ये है इसका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज़। अगर मटेरियल यूज़ के बेसिस पे देखें, एक होता है एक्सटर्नल एनालिसिस और दूसरा होता है इंटरनल एनालिसिस। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी, इसमें होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक होता है वर्टिकल एनालिसिस। इसे हम टर्न बाय टर्न अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। अगर हम मटेरियल यूज़ के बारे में देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज़, मैंने अभी बताया दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अगर एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल कौन कौन हो सकते हैं, जो कंपनी के बाहर के हुए हैं, जिनके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करना ज़रूरी हो, वो कौन कौन हो सकते हैं, आउटसाइडर्स कौन हो सकते हैं,
या तो इन्वेस्टर्स होंगे, इन्वेस्टर्स कौन हुए, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने हमारे से शेयर्स, हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं। दूसरा कौन हो सकता है, क्रेडिट एजेंसी। क्रेडिट एजेंसी क्या होती है, जैसे मतलब कि क्राइसिल वगैरह होगी, वो क्या करती है, वो क्रेडिट स्कोर देखती है, क्रेडिट रेटिंग करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल एनालिसिस करने की, क्या कंपनी लॉसेस में तो नहीं जा रही, क्या ये सिक इंडस्ट्री और सिक कंपनी तो नहीं बन गई। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं, जिन्होंने हमें सामान दिया हुआ है क्रेडिट पे और आफ्टर सम टाइम उन्होंने हमसे पैसे लेने हैं। तो ये कौन हो गए, ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। कौन कौन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, क्रेडिटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल। अब इंटरनल कौन कौन हो सकते हैं, इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी। विद इन द कंपनी कौन कौन हो सकते हैं, कोई भी एग्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एग्जेक्टिव्स कौन कौन से हो गए, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, सीईओ, मैनेजर हो गया, मैनेजर कोई भी लेवल का हो गया, ठीक है, जो कि अपॉइंट बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो एग्जेक्टिव्स हो गए, मैनेजर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए। इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी देखें तो दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। अब देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है, ठीक है। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल मतलब ऐसे होती है लाइन, वर्टिकल इस तरह होती है और हॉरिजॉन्टल इस तरह होती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, जब हमने फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो एक ही कंपनी जो है उसकी क्या करेंगे, जैसे अब 2020 चल रहा है, 2020 की परफॉर्मेंस को 2019 की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। मतलब वो इस तरह जाना है ना, हॉरिजॉन्टली जाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, पिछले साल की परफॉर्मेंस को इस साल से कंपेयर करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, या हम इसे कहेंगे डायनामिक एनालिसिस। अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल का मतलब क्या है कि हम वर्टिकल ऐसे हो गए, वर्टिकल मतलब क्या है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन। इंटरफॉर्म कंपैरिजन मतलब एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसी है। जैसे एक कंपनी है बट वो होनी चाहिए, जैसे सपोज करो कोई क्लॉथ की कंपनी है, ठीक है, अगर क्लोथिंग कंपनी है उसको दूसरी क्लोथिंग कंपनी से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हॉरिजॉन्टल में क्या है, सेम कंपनी ने एक साल की उसके पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सेम कंपनी होगी और वर्टिकल में डिफरेंट कंपनी होगी। हॉरिजॉन्टल में सेम कंपनी होगी, उसमें क्या करेंगे, पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा। और अगर वर्टिकल की बात करें, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का इन्होंने बताया हुआ है, ये देखो इसका फॉर्मेट क्या है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सेम कंपनी है, ग्रेस कॉरपोरेशन कंपनी है, इसका P&L है। हम क्या करेंगे, एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम कंपनी के अंदर एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। नेट सेल्स, COGS, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको इसका याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये था हमारा इनकम स्टेटमेंट या P&L, और ये है हमारी बैलेंस शीट। जब हमने बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होगा, शेयर होल्डर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आगे जाके हम डिटेल में इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रेस कॉरपोरेशन, इसकी एक पिछले साल की बैलेंस शीट इस साल के साथ कंपेयर की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एनालिसिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और ये है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में क्या है, वर्टिकल एनालिसिस चलो छोड़ो, अभी पहले देखो ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, अगर हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो जैसे इसका ये P&L अकाउंट है, इसमें क्या है, ये इसका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। वैसे कॉमन साइज में और दूसरे वाले में P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसको हम आगे अभी प्रैक्टिकल करते हैं पोर्शन, जस्ट वेट।
बेसिकली यहाँ पे आपके सिलेबस में अभी मैंने जो देखी है, आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या होता है? कंपैरिजन करना। किसका? फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। जैसे अब 2019 से लेकर 2020 का हमने कंपैरिजन करना है, यानी कि करंट ईयर कौन सा? 2020, और प्रीवियस ईयर कौन सा था? 2019। हमने देखना है कि 2019 से हमारी परफॉर्मेंस जो है 2020 में कितनी इम्प्रूव की है। तो इस केस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे 2 सालों की परफॉर्मेंस को, पिछले साल की परफॉर्मेंस को इस साल के साथ कंपेयर करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, हम देखेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारी कंपनी में क्या इम्प्रूव हुआ है। इसमें 2 तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है? P&L अकाउंट। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये हमें इलस्ट्रेशन बताई हुई है, ये हमें सारी बैलेंस शीट की डिटेल बताई हुई है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसको हमने कैसे करना है? आपने एज इट इज़ ही लाइबिलिटी और एसेट्स को नोट कर लेना आगे जाके। ठीक है, क्वेश्चन में हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब इसे हमने वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया। ठीक है, एसेट्स, करंट एसेट्स जो है हमने ये देख लिए, ये सारा पोर्शन हमने एज इट इज जो है क्वेश्चन से नोट कर लिया। ठीक है, एसेट्स कौन सी थी? करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लाइबिलिटी, आगे टोटल लाइबिलिटीज वगैरह, ये सारा हमने, ये वाला जो इतना पोर्शन जो है हमने ये एज इट इज क्वेश्चन से नोट कर लिया। ठीक है, अब हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब बनानी है तो हमने इसके आगे क्या करना है? ये हमारा सारा ये क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब हमने देखना उन्होंने क्या बोला है कि जो कंपनी है, कंपनी की 2 साल की परफॉर्मेंस हमें बताई हुई है, एक 2006 की और एक बताई हुई है 2007 की परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें 2006 की परफॉर्मेंस की, करंट एसेट्स की, कैश इन हैंड कितना था पहले हमारे पास? 20,000, और उसके बाद हमारे पास कितना हुआ कैश इन हैंड? 80,000। पहले हमारे पास 20,000 था, अब कितना इंक्रीज हो गया? अब कितना हो गया? 80,000। अगर हम इन दोनों की बात करें तो पिछले साल हमारा 20 था, अब हो गया 80,000। तो कितना टोटल इंक्रीज हुआ हमारे? 80 में से 20 माइनस किया तो कितना बना? 60,000। तो ये हमारा कितना इंक्रीज हो गया? 60,000। ये हमारा कितना इंक्रीज हो गया? 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60,000। ठीक है, ये हमारा इंक्रीज हुआ पिछले साल से। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी। परसेंटेज जब हमने इस चीज़ की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हम पहले जो हमारा 60,000 है, 60,000 को किससे डिवाइड करना है? 20,000 से। हमेशा हमने क्या करना है? जो हमारा अमाउंट इंक्रीज होगा उसको हमने डिवाइड करना है जो प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर को हमने बेस ईयर मानना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ हमने करना है डिवाइड। जैसे 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 300%। हमारे पास कितना आ जाएगा? 300%। ऐसे अगर हम बिल्स रिसीवेबल का देखें, बिल्स रिसीवेबल पहले कितने थे हमारे? 1,50,000, और अब इस साल कितने डिक्रीज किए हैं? 90,000। अब हो गए 90,000। अगर हम 1,50,000 में से 90,000 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है? 60,000। अब ये देखो, अगर हमारा कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है पिछले साल से तो हम प्लस का साइन लगाएंगे इसके साथ, प्लस 60,000। अब सेकंड टाइम क्या हुआ? हमारे बिल रिसीवेबल हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, 1,50,000 से 90,000 हो गए, तो फिर इसके साथ हमारा क्या साइन आ गया? माइनस 60,000। मतलब डिक्रीज किए हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस 60,000। अब ये माइनस 60,000 को हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? 1,50,000 के साथ। 60,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1,50,000 के साथ इंटू 100। इंटू 100 करेंगे तो हमारी इसकी परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आएगी परसेंटेज? 40%, माइनस 40%। ठीक है, ऐसे हम सन्ड्री डेटर्स की बात करें, सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने थे पहले पिछले साल? 2 लाख रुपीज़, और अब कितने हैं? 2,50,000 रुपीज़। अब अगर हम देखें यहाँ पे कितने रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है? 50,000 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। 2,50,000 में से अगर हम 200 माइनस करते हैं तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ है? 50,000 का। अगर हम अब हमने परसेंटेज निकालनी है आगे, 50,000 को किससे डिवाइड करेंगे? बेस ईयर हमने कौन सा माना है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितने थे हमारे सन्ड्री डेटर? 2 लाख। 2 लाख से हम डिवाइड करेंगे किसको? 50,000 को।
50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 हम जब करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारी कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 25%। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले हमारे कितने थे, 2,50,000, अब कितने हो गए, 3,50,000। इट मीन्स 350 में से अगर हम 250 माइनस करें तो कितना हमारे पास इंक्रीज हुआ है, 1 लाख का। 1 लाख इंक्रीज यहाँ पे शो कर दिया इन्होंने। अब इसकी हमने परसेंटेज निकाली तो कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय ये जो हमारा बेस ईयर है, क्या है, बेस ईयर में कितने है स्टॉक हमारा, पहले 2,50,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, तो इससे क्या होगी, हमारी परसेंटेज कितनी आ गई, 40%। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले हमारे कोई नहीं थे, 0 थे, अब कितने हो गए, 2,000। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,000 इंक्रीज किए, 0 से 2,000 हो गए, तो फिर हमारा डिफरेंस कितना है, 2,000। अब 2,000 को अब हम देखें, अगर यहाँ पे बेस ईयर में कुछ है ही नहीं है, 0 थे, तो फिर हम अगर 2,000 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर तो इन्फिनिटी आता है, तो फिर इसलिए यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फिर जब हमने ये एसेट्स निकाली, करंट एसेट्स जो है इन सभी का टोटल आ गया। ठीक है, टोटल जब हमने किया 20,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000, इनका टोटल कितना बन गया, 6,20,000। अगर हम 2007 की बात करें, वहाँ पे क्या है, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,000, इन सभी का टोटल कितना बन गया, 7,70,000। अब ये जो टोटल करंट एसेट्स हमारी आ गई है, अब हमने इसका भी देखना है कि करंट एसेट जो है हमारी पिछले साल से इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, 6,20,000 को देखेंगे। 6,20,000 थी पहले हमारे 2006 में, अब कितनी हो गई है, 7,72,000। अगर हम बात करें 7,72,000 में से हम 6,20,000 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है, 1,52,000। तो हमारी इंक्रीज कितनी हुई है, टोटल 1,52,000। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1,52,000 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, जिसको हमने बेस माना। बेस किसको माना, प्रीवियस ईयर को बेस मानना हमेशा। तो 1,50,000 को हम 6,20,000 से डिवाइड करके इंटू 100 जब कर देंगे तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 24.52%। ठीक है, अब ऐसे करके हमने फिक्स्ड एसेट का निकाला। फिक्स्ड एसेट कितनी इंक्रीज की है, यहाँ पे लिख दिया है, डिफरेंस या डिक्रीज की है माइनस, अगर इंक्रीज कर रही है तो प्लस डालना है, अगर डिक्रीज कर रही है तो माइनस करना है। देन इसके बाद हमने परसेंटेज निकालनी। परसेंटेज कैसे निकालनी, जैसे ये 1 लाख आ गया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3,70,000 इंटू 100 करके हमारा क्या आ जाएगा, ये इसकी परसेंटेज। ऐसे यहाँ पे 4 लाख से 6 लाख हो रही है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 2 लाख का। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, हमारे पास क्या आ जाएगा, 50%। ऐसे करके हमने सभी यहाँ पे निकाल ली टोटल एसेट्स। ठीक है, तो हमने टोटल फिक्स्ड एसेट को ऐड कर दिए, कौन कौन सी, 3,70,000, 4,20,000, 25,000, इन सभी को ऐड करके हमारे पास आ गया 8,15,000। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईयर की है 2,70,000, 6,25,000, 30,000, इन सभी को ऐड करके हमारे पास आ गया 9,25,000। अब ऐसे इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज कैसे निकाली, 9,25,000 में से हमने पहले इसे माइनस किया 8,15,000 को, तो हमारा डिफरेंस कितना बना, 1,10,000। अब 1,10,000 को हम पहले डिवाइड करेंगे 8,15,000 से एंड देन इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आई है, 13.49%। ठीक है, तो ऐसे हम करके सभी के इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट निकाल के परसेंटेज निकाल लेंगे, तो इसके साथ हमारी जो है बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन जाएगी। सेम ऐसी जो जैसे मैंने फर्स्ट 2 में अप्लाई करवाया है वैसे सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। जो हमारे इंक्रीज या डिक्रीज है इसको डिवाइड किससे करना है, इससे। ठीक है, फिर इंटू 100 करके हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे करते करते हमारी ये सारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन जाएगी। अगर किसी को इसमें डाउट है क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। देन इसके बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको बाकी क्वेश्चन बताऊंगी, वो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर हुए तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुए देन मेरे से डाउट्स पूछ लेना। ओके क्लास, थैंक यू।